एनटीएफपी तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोगों को 60 से 70% जो है फैमिली इनकम जो है वहीं जंगल से आती है। कई जगह देखा है सफ़ेद मूसली है, आंवला है, 90% तक जो है कई कई जगह पर डिक्लाइन हो गया। जहाँ कई ट्रक निकलते थे वहाँ किलोग्राम पे और क्विंटल पे आ गया है, जिसे लोग लिकर में ही इस्तेमाल करते हैं या ट्रेडिशनल फूड में इस्तेमाल करते थे। तो उसका जब न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं तो वो आपकी आम, सेब और किशमिश से भी ज़्यादा। जिन ट्राइबल्स के पास फॉरेस्ट रिसोर्स कम हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट डिग्रेड होता है वैसे वैसे उनकी इकोनॉमी भी डिग्रेड होती है। अनफॉर्चुनेट है कि जहाँ सबसे ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं वहीं सबसे पुअर ट्राइबल कम्युनिटी। देखिए, जहाँ तक वनोपज का और लोकल इकोनॉमी का या जो ग्रामीण परिवेश है उसकी जो अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन है उसका सवाल है, एनटीएफपी तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोगों को, खासकर जो जंगल और जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी आजीविका का 60 से 70% जो है फैमिली इनकम जो है वहीं जंगल से आती है और लघुपन पर इकट्ठा करने से ही आती है। तो पूरे देश में अगर आप देखें तकरीबन 33 से 35% पॉपुलेशन जो है उसके अपने आजीविका के लिए इसके ऊपर निर्भर है। तो इसलिए और ख़ासकर उस पॉपुलेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए वल्नरेबिलिटी हो, चाहे न्यूट्रिशन के लिए वल्नरेबिलिटी हो। तो ऐसी जो पॉपुलेशन है, खासकर हमारा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब्स है, वो सबसे ज़्यादा उनका इनकम तो कई बार जो है खेती से नहीं आती, जितनी उससे ज़्यादा इनकम जो है लघु वनोपज से आती है। तो एनटीएफपी इस संदर्भ में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कम से कम वल्नरेबिलिटी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको उस समय सपोर्ट करता है जब उसके पास कोई और चीज़ें नहीं होती हैं। तो 12 महीने कहीं ना कहीं जंगल से कुछ न कुछ जो है, जो एग्रीकल्चर से 12 महीने नहीं मिलता है उसको। और ट्राइबल की एग्रीकल्चर भी उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, लैंड मार्जिनल है। तो इसलिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उस पॉपुलेशन के लिए। वनोपज पे 2-3 तरह का सबसे बड़ा संकट है। एक तो क्लाइमेट चेंज जो अपने आप में बड़ा संकट है और लगातार जैसे जैसे फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन उसका कम आ रहा है। और वो प्रोडक्शन आएगा तो निश्चित रूप से जो आजीविका है, जो हमारी आदिवासी और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, तो उनका सीधा सीधा उनकी आजीविका को जो है नुकसान पहुंचाएगा। एक तो वो है। दूसरा जो है सबसे बड़ा संकट ये भी है कि कई बार हमारे जो लोग इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनकी इकट्ठा करने की प्रैक्टिस इस तरह होती है कि जिससे भी उसकी जो है प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, नए पेड़ पौधे जनरेट नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं कि मान लीजिए वो पूरा उसने बीज इकट्ठा कर लिया, कच्चा बीज इकट्ठा कर लिया, पेड़ को काट के इकट्ठा कर लिया, तो जो अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग है या डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग है, ये भी एक बड़ा चुनौती है। और चुनौती इसलिए भी है कि वो जो है कर इसलिए रहा है कि उसके पास रिसोर्स कम है और कंपटीशन बहुत है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और मार्केट फोर्स बहुत बड़ा है उसके पास। वो कहता है कि लेके आइए, जैसा भी ये लेके आई। तो उसके मार्केट फोर्स की चक्कर में भी वो जो है कई बार जो कच्चा तोड़ लिया, पेड़ काट के, पेड़ पर चढ़ेगा तो समय लगेगा, तो इसलिए अच्छा उसको काट लिया। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस की वजह से भी इसकी जो है प्रोडक्टिविटी रिसोर्स की, जैसे हमने कई जगह देखा है सफ़ेद मूसली है, आंवला है, 90% तक जो है कई कई जगह पर डिक्लाइन हो गया। मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलेगा अब आज की तारीख में। जहाँ कई ट्रक निकलते थे वहाँ किलोग्राम पे और क्विंटल पे आ गया है। तो ये लगातार हमने बहुत सारे जगह पे सर्वेक्षण करके देखा है, मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, लगातार वनोपज घट रही है। इसकी वजह से आजीविका पे संकट है, आदिवासी की आजीविका पे बहुत बड़ा संकट है। हम लोग 2 तरीके से बात करते हैं कि एक तो ये कि आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आप जो है कुछ छोड़ दीजिए बीज, जिससे वो नए पौधे उसके साथ आए। और दूसरा ये है कि आप थोड़ा सा पौधों को काट करके पौधे मत लीजिए, आप चढ़ करके उसके वो ले लीजिए। तो एक तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना, जिससे वो। और तीसरी बात ये कि कुछ पौधे जो इस जंगल में हैं जिन्हें आप अपने खेतों की मेड़ों पर लगा सकते हैं, तो आपकी डिपेंडेंसी थोड़ी फॉरेस्ट के ऊपर कम होगी, तो वहाँ भी रीजनरेशन आकर के वो भी सर्वाइव करेगा। तो आपको वो रिसोर्स कुछ दिनों बाद वो भी आप टैप कर पाएंगे उसको।
तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि उनके खेतों की मेड़ों के ऊपर या ख़राब फैलो लैंड पड़ी हुई है उसके अंदर भी आप प्लांटेशन कर लीजिए, तो जिससे आपको ज़्यादा रिसोर्स जो है समय पे भी मिल जाएगा। अभी रिसोर्स का ये हाल है कि जब पहले जहाँ वो आधा 1 किलोमीटर में मिलते थे वो अब 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ रहा है उसको। पूरी सप्लाई चेन में जो हमारा आदिवासी भाई है जो कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, तोड़ता है, वहाँ से लेकर के और प्रोसेसिंग तक जाने में 4-5 लोग शामिल रहते हैं। तो आप सोचिए जहाँ से अगर वो 20 रुपये का यहाँ से चलेगा तो वो प्रोसेसर तक जाते जाते 70-80 रुपये का हो जाता है। लेकिन उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है या तो जो बड़ा ट्रेडर है जिसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, जिसके पास स्टोरेज फैसिलिटी है, वो जाता है उसको, या प्रोसेसर को जाता है। इनके पास तो मैक्सिमम अगर देखें तो जो लेबर कॉस्ट है उसकी वही उसको मिलती है। मेजर पोर्शन इस बीच में जाता है और ख़ासकर 2 बड़े जो या तो प्रोसेसर को जाएगा या जो बड़ा गैदरर है, बड़ा एग्रीगेशन करने वाला है जिसके पास सारी फैसिलिटी है, उनके पास जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि वैल्यू चेन को इस तरह बदलें कि जिससे अभी वो प्रो ट्रेडर है या प्रो प्रोसेसर है वो प्रो गैदरर हो जाए, प्रो कलेक्टर हो जाए। तो हम उनको ये जैसे कलेक्टिव मार्केटिंग का है, एफपीओ के माध्यम से, एसएचजी के माध्यम से, या उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए थोड़ी प्राइमरी प्रोसेसिंग कर लें, अच्छे से उसको वॉशिंग कर लें, ग्रेडिंग कर लें, अच्छे से ड्राई कर लें, अच्छे से पैकिंग कर लें, तब भी उसमें 20-25% आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो और दूसरा जो वैल्यू चेन से अगर हम कलेक्टिव करते हैं तो उस वैल्यू चेन से 1-2 लोगों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सबको तो नहीं कर सकते, लेकिन 1-2 लोगों को हम उसमें से उतना रिप्लेस करके हम अपना उसका वो बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। एक तो कच्चा बेल तोड़ते थे, बेल पकता है अप्रैल मई में और वो उसको नवंबर दिसंबर में ही जो है कच्चा तोड़ लाते थे और फिर उसको लाके उबालते थे। उबालने में फिर एनर्जी उनकी लगी उसमें, और वो लकड़ी जंगल से ही ला करके उसको उबालते थे चूल्हे पे। उबालने के बाद फिर उसको ड्राई करते थे, छत पे डाल दिया, ज़मीन पे डाल दिया, और ड्राई करने के बाद वो 32 से 35 रुपये किलो उसको सेल करते थे। हमने 2 इंटरवेंशन इसमें किए कि एक तो जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिस चेंज करो, क्योंकि अगर वो पका तोड़ता है तो उसे उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपकी फ्यूल बच गया, उतनी लेबर बच गई आपकी। आप पके को सीधा उसका स्कूपिंग करके और ड्राई करने की प्रैक्टिस भी बहुत अनहाइजीनिक होती थी। उसको थोड़ा खाट के ऊपर डालो, कपड़ा डाल दो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा हाइजीनिकली जो है ड्राई होगा। तो ये करके हमने जब किया तो एक तो इस पे वैल्यू एडिशन हुआ क्योंकि उसका कलर और वो अच्छा रिटेन करता है ड्राइंग प्रैक्टिस से। दूसरा हमने सेकेंडरी लेवल का जो प्रोसेसिंग किया कि उस बेल से हमने आरटीएस जैसे मैंगो फ्रूटी होती है ऐसे जूस पैकिंग का जो है, और बेल के साथ अच्छा कि ये ड्राई कर लिया तो आप उसको साल भर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वो प्रिजर्व होकर रहता है। तो उससे फिर हमने वहाँ पे एक प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश की जो 10 एसएचजी के बीच में एक यूनिट हमने एस्टेब्लिश की थी, और उसकी कैपेसिटी थी 1000 बोतल पर डे की, कि जो उसमें हमने मशीन लगाई थी भरने की और क्राउन कॉर्किंग ढक्कन लगाने का पूरा प्रोसेस यूनिट हमने एस्टेब्लिश किया। और 1 किलो ड्राई बेल से 65 बोतल बनती थी, और बाज़ार में आप जो मैंगो फ्रूटी पीते हो उसमें मुश्किल से 8 से 10%, 12% से ज़्यादा पल्प होगा, हम 16% पल्प उसमें देते थे। और दूसरी बात ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, कलेक्टर के लिए भी और जो पी रहा है, क्योंकि आपकी जितनी भी कल्टीवेटेड फ्रूट्स की ड्रिंक आती हैं उन सभी में सिंथेटिक कलर और फ्लेवर इस्तेमाल होता है, लेकिन बेल में जो है कोई सिंथेटिक कलर फ्लेवर नहीं होता, वो नेचुरल कलर और नेचुरल फ्लेवर होता है। तो ये इससे एक हेल्दी ड्रिंक भी पीने को मिल रही है, उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो एक ये वैल्यू चेंज करने की जो है हमने कोशिश की, और वो अभी भी वो सिस्टम चल रहा है। अभी वो सिस्टम हमने एक दूसरी जगह रेप्लिकेट किया है, वहाँ एक एसएचजी बेस्ड मॉडल हमने बनाया है जिसकी 500 बोतल पर डे की कैपेसिटी है। तो धीरे धीरे मेरा कंसेप्ट ये है कि एनटीएफपी को छोटे छोटे क्लस्टर्स में और एक नोडल यूनिट बना करके उसको हम जो है प्रमोट कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर। बिना वैल्यू एडिशन के कलेक्टर को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और सिस्टम इसमें हमने रखा प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म, कि यूनिट को जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट 3 हिस्सों में हम उसको डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा है जो बोनस के रूप में कलेक्टर को जाता है, एक हिस्सा उस यूनिट को मैनेज करने के लिए जाता है, और एक हिस्सा मार्केट प्रमोशन के लिए जाता है।
तो ये इस तरीके से बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म जो है, जो आपका बायोडाइवर्सिटी लॉ भी कहता है कि इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग जो है प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। और महुआ का जो केस मैं बात कर रहा था कि महुआ की हम लोगों ने आईआईटी दिल्ली के साथ करीब 15 साल पहले काम शुरू किया था, और उसमें सबसे पहले देखा था कि फ्लावर की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, जिसे लोग लिकर में ही इस्तेमाल करते हैं या ट्रेडिशनल फूड में इस्तेमाल करते थे, अभी कम कर दिया लोगों ने। तो उसका जब न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हैं तो वो आपकी आम, सेब और किशमिश से भी ज़्यादा, चाहे उसमें फास्फोरस की बात कर लीजिए, कैल्शियम की बात कर लीजिए, उसमें प्रोटीन की बात कर लीजिए, फाइबर की बात कर लीजिए, किसी भी फ्रूट में इतना नहीं है जितना इस फ्लावर में है। तो जब इसकी इतनी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी अच्छी है, इतनी हाई वैल्यू है, तो क्यों ना हम इसका यूज़ को डाइवर्ट करें और ऐसी खाने पीने की चीज़ें में लेके आएँ जिससे लोगों को इनकम भी जनरेट हो और उसको खाने को भी मिले, जिसका न्यूट्रिशन भी इवन एनीमिया को दूर कर, आयरन का अच्छा उसमें परसेंटेज है, तो आप महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो फिर हमने ये वैल्यू देखने के बाद ये तय किया कि हम इसके कुछ ऐसे फूड आइटम्स जैसे अचार है, उसके बेकरी आइटम्स हैं जैसे बिस्किट है, टोस्ट है, उसका केक है, उसकी मफ़िन्स है, ऐसे तमाम डाइवर्सिफाइड जो है प्रोडक्ट्स जो है हमने शुरू किए। और इसके लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मदद ली और उनसे जो है वो किया, और करके हमने वहाँ पे देखा है कि पहले थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी महुआ के बारे में लेके आए। जो अर्बन कंज्यूमर है वो उसके बारे में बड़ी धारणा है कि वो महुआ मतलब अल्कोहल, तो वो एक ब्रेक किया बार बार जो एग्जीबिशंस में और अलग अलग प्रचार प्रसार के तरीके से कि महुआ जब तक फर्मेंट नहीं होता तब तक महुआ में अल्कोहल नहीं होता है, फर्मेंटेशन के बाद ही उसमें अल्कोहल आता है, इसलिए आप ये चिंता मत करिए कि मैं कुकीज़ खा लूँगा तो मुझे नशा आ जाए। इस तरह के जो मिथ्स हैं वो भी एनटीएपी के साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं, जिसको ब्रेक करना। फिर मैं दूसरा उदाहरण हनी के बारे में, जब हम लोग वाइल्ड हनी को बात कर रहे थे कि तो वाइल्ड हनी में क्या है, बहुत सारी स्पीसीज़ का जो नेक्टर आता है, कई सारी प्रजातियों का नेक्टर रहता है, तमाम मेडिसिन प्लांट की नेक्टर रहता है उसके अंदर, तो उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक हो सकता है, थोड़ा बिटर हो सकता है। तो लोगों के दिमाग में जो स्कैन है टेस्ट हनी का वो है सिर्फ डाबर और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, खासकर डाबर का। तो लोग जब खाते पहली बार तो वो डाबर से कंपेयर करने लगते हैं, जबकि डाबर का जो हनी है वो मोनोकल्चर का हनी होता है, वो फॉरेस्ट का नहीं होता। तो शुरू में थोड़ा थोड़ा लोगों को लगता है, लेकिन जब उनको ये मेडिसिनल वैल्यू उसकी बताई जाती है उस हनी की, तो फिर लोग जो है इसी को फिर डिमांड कर। और अभी आज के ऐसे नेटवर्क में जो नहीं, उन्हें उसी पातालकोट का हनी चाहिए या पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया का हनी चाहिए। तो इस तरीके से लोगों को थोड़ा सा कंज्यूमर अवेयरनेस भी हमें उसके अंदर डालनी पड़ेगी। पॉलिनेशन मधुमक्खी का बहुत बड़ा अहम रोल है, चाहे फॉरेस्ट में हो चाहे वो खेती में हो। तो हमने एक 16 डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे किया था कि मधुमक्खी पर्टिकुलर एरिया में उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, डेंसिटी क्या है, उसका एबंडेंस कितना है। ये सब देखने के बाद ये पता लगा कि 5-7 स्पीसीज है जो उसकी प्रेफरेंस स्पीसीज है छत्ता लगाने के लिए, और कुछ स्पीसीज है जहाँ से नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, कुछ है जहाँ से पोलन कलेक्ट करने के लिए। तो उसकी जो प्रजातियों के ऊपर निर्भरता है, जब वो प्रजातियाँ ही अगर ख़त्म हो जाएंगी तो इसका पॉपुलेशन तो अपने आप डिक्लाइन होगा। और दूसरा जो लोगों का तरीका बहुत मतलब डिस्ट्रक्टिव तरीका है तोड़ने का, जो हमारे आदिवासी भाई वो क्या करते हैं, उसको आग लगा करके, जला करके, जो है धुआं कर करके जो है उसको तोड़ते हैं। तो उस प्रैक्टिस में क्या होता है, क्वीन अगर उसमें सिस्टम होता है, क्वीन है, वर्कर है, मेल है, सबका अपना मतलब हनी की फैमिली में जितना अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर होता है उतना अच्छा कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो सबका अपना वर्क डिवाइड है। तो इसमें वो क्या करते थे, जब तोड़ते तो जैसे क्वीन अगर मर गई तो एक क्वीन आपकी पर डे 2000 अंडे देती है। तो मतलब क्वीन का मरना मतलब उस पूरी फैमिली का ख़त्म हो जाना है। तो उस रिसोर्स को हम जो है ख़त्म कर रहे हैं जिस पे हमारी आजीविका है। तो हमने एक प्रैक्टिस की, उनको चेंज कराया, उनको कहा कि नहीं, आप छत्ते में से सिर्फ हनी वाला हिस्सा है, शहद जिसमें रहता है, और 80% वजन जो छत्ते का होता है वो शहद वाले हिस्से का होता है, बाकी 20% में बाकी का चीज़ें रहती है, उसकी ब्रीडिंग सेक्शन रहता है और पोलन सेल्स रहती हैं। तो हमने कहा नहीं, आप 75% हिस्सा काट लीजिए,
25% शहद वाला हिस्सा और बाकी छत्ते को गिराइए मत, उसको लगा रहने दीजिए। उससे ये होगा कि वो फिर से उसी छत्ते को बना लेगी और उसको उसकी एनर्जी भी सेव होगी और उसने जो बच्चे और वो नेक्टर रखा हुआ है वो भी ज़िंदा रहेगा। तो इससे छत्तों की संख्या जो है आप बढ़ा सकते हो और एक ही छत्ते से कई बार शहद ले सकते हैं। तो ऐसे करीब हम लोगों ने 3000 लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको किट भी दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से, ट्राइफेड की मदद से कि। और दूसरा ये नुकसान है, जैसे वो जनरल प्रैक्टिस है कि रात में तोड़ते हैं मधुमक्खी को जिससे काटे नहीं, लेकिन अब ड्रेस है तो वो दिन में जाकर के कभी भी तोड़ सकते हो, तो जो जानवरों की रिस्क है, गिरने की रिस्क है, वो भी कम हो जाती है। दूसरा हमने डिपार्टमेंट से बोला था कि जो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करते हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड भी दे, जिससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो नीचे का तबका उनको अननेसरी कई बार परेशान करता है तो वो ना करे। तो इस तरह का हम लोगों ने इंटरवेंशन किया। फिर उनको वो भी ऐसे एसएचजी मॉडल था कि हम लोकल लेवल पे कलेक्ट कर लाए, फिर वहीं पे एक प्रोसेसिंग करने का। तो एक छोटी सी मशीन जो है कि एक बैच में 20 किलो 25 किलो शहद आप प्रोसेस कर सकते हैं, वहीं प्रोसेस करके वहीं पूरा पैकेजिंग सब कुछ करके आप उनको वहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। तो जो शहद आप क्रूड शहद जो है या कच्चा रॉ हनी जो वो बेचता था 200 रुपये किलो 150 रुपये किलो, वही शहद जो है 500-600 रुपये किलो वो बेचता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आगे बढ़ रहा है तो फॉरेस्ट में भी प्रोडक्शन में बहुत इरेगुलरिटी हो गई है। जैसे इस साल महुआ अगर बहुत अच्छा आया तो ज़रूरी नहीं है कि अगली साल बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर कंडीशन सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो अभी क्लाइमेट में बहुत जैसे बारिश का होना, कई बार बहुत इरेटिक बारिश हो रही है, कभी टेम्परेचर सडन 4 डिग्री 5 डिग्री जो है बढ़ जाता है। तो एनटीएफपी में जिसे हम कहते हैं फिनोलॉजी मतलब उसकी पूरी अवस्था जो है वेजिटेटिव ग्रोथ से लेकर के फ्लावरिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज से लेकर इसमें चेंज आ रहा है। जैसे कई बार आम और चिरौंजी में अर्ली फ्रूटिंग होने लगती है, बाद में वो उसमें उसका फ्लावर ड्रॉपिंग शुरू हो जाता है। तो ऐसी कुछ बड़ी चुनौतियाँ, मतलब बड़ी क्लाइमेट का भी इशू बहुत बड़ा है। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा इशू एक ये भी है कि कहीं रोड बन रही है तो कहीं तालाब बड़ा बना दिया, कहीं कुछ डैम बना दिया, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ा रिसोर्स, जैसे बड़ा डैम बनाया उसमें चला गया उनका, तो वहाँ से रिलोकेट करो उनको। वहाँ से सेंचुरी कहीं बना रहे हैं तो ट्राइबल को रिलोकेट करो वहाँ से। तो अल्टीमेटली जो, और ये देखा गया है कि जिन ट्राइबल्स के पास फॉरेस्ट रिसोर्स कम हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, जैसे बैगा है, भारिया है, उसकी स्थिति शहरिया की अपेक्षा बेटर है, क्योंकि उनके पास थोड़ा फॉरेस्ट अच्छा बचा हुआ है। इनका फॉरेस्ट धीरे धीरे करके डिग्रेड हो रहा है। तो जैसे जैसे फॉरेस्ट डिग्रेड होता है वैसे वैसे उनकी इकोनॉमी भी डिग्रेड होती है, बहुत फ्रेजाइल इकोनॉमी है उनकी। तो और अनफॉर्चुनेट है कि जहाँ सबसे ज़्यादा रिच रिसोर्सेज हैं वहीं सबसे पुअर ट्राइबल कम्युनिटी। तीसरी, फॉरेस्ट की पॉलिसी में भी बहुत स्पष्टता नहीं है एनटीएफपी को लेकर के। वो अभी भी एनटीएफपी को उतना ज़्यादा प्राथमिकता देते नहीं हैं। उनकी प्राथमिकताओं में ज़्यादातर टिम्बर, टाइगर, एलिफेंट, इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि अभी जो 90 के दशक के बाद काफ़ी चीज़ें कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के माध्यम से, और ट्राइफेड का एक प्रोग्राम है बंधन विकास केंद्र, ये भी कलेक्टिव अप्रोच है। वो 300 लोगों के लिए एक सेंटर बनाते हैं जिसमें एक नोडल प्रोसेसिंग सेंटर है वहाँ पर, और वो रिसोर्स का तय करते हैं कि इतने बड़े लैंडस्केप पे कौन सा रिसोर्स कितना है, उस हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। लेकिन देखा है प्रैक्टिस में, ये देख रहे हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं है मैनेजमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में पूरा डीएफओ के हाथ में रहता है, और डीएफओ की अपनी इतनी व्यस्तताएं हैं कि उनके लिए वो उतना प्रायोरिटी नहीं होती जितनी दूसरी चीज़ें उसके लिए प्रायोरिटी रहती। तो वो एक इशू है।